हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल में। ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा खबरें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल में जेएमएच न्यूज़, और मेरा नाम है नवनीत। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, काम की खबरें हैं, आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है। और स्टार्ट करते हैं पहली खबर से। ये देखिएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबसे सॉलिड सबूत, चुन चुनकर जैश के ठिकाने पर गिरे बम। आखिर क्या खबर है, देख लेते हैं। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े टेरर कैंप पर हुई एयर स्ट्राइक से पहले देश की खुफिया एजेंसियों ने एयरफोर्स को बालाकोट के टेरर कैंप की एक जानकारी मुहैया करवाई थी। कैंप का पूरा नक्शा, कौन सा कमरा कहाँ है, किस कमरे में कौन रहता है, आतंकवादियों के ट्रेनर कहाँ रहते हैं, कैंप में के जैश के बड़े बड़े दहशतगर्दों का ठिकाना कहाँ है, कहाँ हथियार रखे जाते हैं और रात में कौन कहाँ मौजूद रहता है। मतलब जैश के इस कैंप की एक एक जानकारी हासिल करने के बाद बम गिराने की जगह तय की गई थी। टारगेट का चुनाव करते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया था कि एयर स्ट्राइक में कैंप के मौजूद जैश के ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दों को खात्मा किया जा सके। सब कुछ तय होने के बाद 25 और 26 फरवरी के दरमियान रात भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट पाकिस्तान की सरहद में घुसे और बालाकोट में जाकर जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर 1000 किलो के बम गिराए और सुरक्षित वापस लौट आए। तो यहाँ पर देखिएगा, एक जानकारी निकल के सामने आ रही है और 25 और 26 को स्ट्राइक 2 भारत के द्वारा की गई थी। क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है। बहुत सारे सवाल है, राजनीतिक पार्टियाँ हों या फिर अन्य लोग हो, भाई सबूत मांग रहे हैं, लगातार सबूत मांग रहे हैं, कहें सबूत होना चाहिए। वहीं आपको याद होगा कि इटली की एक रिपोर्टर ने खुलासा किया था कि जब्बा टॉप पर बने आतंक के इस सेंटर में पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का कर्नल सलीम भी मौजूद था। इस एयर स्ट्राइक में कर्नल सलीम भी मारा गया था। कर्नल सलीम के ठहरने का स्थायी इंतजाम भी इस आतंकी कैंप के गेस्ट हाउस में था। आतंकी कैंप के इस इलाके में आने वाले पर निगरानी के लिए स्पेशल कैबिन बने हुए थे। जो लोग आते जाते रहते थे उनके लिए स्पेशल कैबिन की सुविधा थी। इसी इलाके में खाली वक्त में ट्रेनिंग ले रहे दहशतगर्दों के रिफ्रेशमेंट के लिए एक चाय की दुकान भी थी, जहां ब्रेक मिलने पर मसूद अजहर के कैंप में ट्रेनिंग ले रहे आतंकवादी चाय की दुकान में एकत्रित हुआ करते थे। इसके अलावा इस आतंकी कैंप तक लीड वाले वो रूट भी थे जो सैटेलाइट मैप में मौजूद हैं, जहाँ से पाकिस्तान की ISI के अफसर इस फैसिलिटी तक अप डाउन करते थे। क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है एयर स्ट्राइक 2 कितनी सत्य है और कितनी झूठ है? आपको क्या लगता है कि अभी भी एयर स्ट्राइक 2 हुई नहीं है, पाकिस्तान में एक भी आतंकी को मारा नहीं गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा, यस और नो, मोदी सरकार झूठ बोल रही है या सही? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर पर गौर करते हैं। अगर आप बाइक के दीवाने हैं तो आपके लिए अगली खबर है। जी हाँ, बिल्कुल, यामा की नई बाइक MT-15 भारत में लॉन्च हो गई। मार्च के अंत तक होगी डिलीवरी। आइए पूरी जानकारी बता देते हैं आपको। यामा ने भारत में अपनी स्ट्रीट फाइटर बाइक MT-15 को लॉन्च कर दिया। MT-15 बाइक का फ्रंट बेहद आकर्षक लुक के साथ रिलीज हुई है, यानी आई हुई है। यामा ने अपने द कॉल ऑफ ब्लू कैंपेन के तहत नई MT-15 के लॉन्च के साथ अपनी MT सीरीज को शामिल किया। बता दें, वैश्विक स्तर पर इस बाइक को पहले ही बेचा जा रहा है और भारत में यामा ने जो बाइक लॉन्च की है वो कई सारे बदलाव के साथ आई, जिसमें कॉस्मेटिक और तकनीकी बदलाव शामिल हैं। अगर आप भी ये परचेस करना चाहते हैं तो अप्रैल से आप यामा के स्टोर में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब एक खबर आ रही वेलिंगटन से। न्यूजीलैंड ने भारत के उच्चायुक्त ने शुक्रवार को कहा है कि यहाँ क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों पर हमले में प्रभावित कोई भी भारतीय नागरिक मदद के लिए मिशन से संपर्क कर सकता है। मध्य क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद और शहर के बाहरी उपनगर में लिनबोर्ड मस्जिद पर हमलों में से कम 49 लोग मारे गए। मिशन ने घटना पर दुख जताते हुए मदद के लिए 2 फ़ोन नंबर भी ट्वीट किए, जिन पर संपर्क किया जा सकता है। आपके स्क्रीन के सामने ये नंबर है। हालांकि घटना में किसी भारतीय के प्रभावित होने की तत्काल कोई खबर नहीं आ रही है। न्यूजीलैंड में तकरीबन 2 लाख भारतीय और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारतीय उच्च आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस देश में 30,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं। तो ये देखिएगा, और नंबर जारी कर दिया है सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप इसको शेयर करिएगा ताकि जो लोग फंसे हैं, जिनको समस्या है, भाई इस नंबर के माध्यम से सरकार संपर्क करें और एक तरफ से उनकी मदद होगी। तो आपको इस खबर को शेयर करना है और इन नंबरों को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नंबर पहुँचे और जानकारी पहुँचे। अगली खबर पर गौर करते हैं। अब खबर आ रही है बैंक से जुड़ी हुई। रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के IDBI बैंक में बहुलांश अंशदारी की अधिग्रहण के बाद यह कदम उठाया गया। LIC ने IDBI में 51%
हिस्सेदारी के अधिग्रहण का काम जनवरी में पूरा किया। आईडीबीआई बैंक में चुकता शेयर पूंजी का 51% अधिग्रहण के बाद बैंक को निजी श्रेणी में डाला गया। एलआईसी के आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने से कर्ज के बोझ में दबे बैंक को करीब 10,000 करोड़ से 13,000 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मिला। एलआईसी सार्वजनिक क्षेत्र की आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदकर बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही थी। बैंक की दबाव वाली संपत्तियों के बावजूद भी इससे उसे कारोबारी तालमेल मिलेगा। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। अब चलिए फटाफट आपको बता देते हैं 1 अप्रैल से कुछ बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से देश के बैंकिंग सेक्टर में इस साल का सबसे बड़ा बदलाव होगा। देश के 3 बड़े सरकारी बैंकों का विलय हो जाएगा। हालांकि इस फैसले से आम ग्राहकों को कई काम करने होंगे, खासकर पासबुक, चेकबुक, एटीएम को लेकर बदलाव होंगे। आपको यहाँ बता दें बैंक बंद नहीं होंगे। इससे पहले सरकार ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंक और महिला बैंक का विलय किया था। कौन से बैंकों का होगा विलय? देश की कई मीडिया रिपोर्ट्स में बैंकों के बंद होने की खबर है, लेकिन ये सही नहीं है। बैंक बंद नहीं बल्कि आपस में विलय होंगे। 1 अप्रैल से विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाएगा। 1 अप्रैल से ये दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलकर कार्य करेंगे। अब बात करते हैं आपके काम की। जी हाँ, ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा इससे? बैंकों के विलय से खाता धारकों पर कोई असर नहीं होगा। देना बैंक और विजया बैंक के खाता धारकों को इस मर्जर प्रक्रिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक जो भी फैसले लेगा उसके बारे में ग्राहकों को पहले सूचित किया जाएगा। हालांकि खाता धारकों के लिए थोड़ा कागजी काम जरूर बढ़ जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बाद देना बैंक और विजया बैंक के खाता धारकों को नया चेकबुक, पासबुक बनवाने होंगे। इसके लिए बैंक पर्याप्त समय देगा और खाता धारकों की पूरी मदद करेगा। अगर आपका भी इन बैंकों में पासबुक या फिर आपका अकाउंट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको ऐसी अपडेट और देते रहें। चलिए फटाफट एक आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। 7 करोड़ किसानों को नहीं मिलेंगे 6,000 रुपये। आखिर क्यों और क्या कारण है इसमें? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना दी जाने वाली 6,000 रुपये की सहायता देश के करीब 7.25 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी। आचार संहिता का ग्रहण लग गया इस पर। ये वे किसान हैं जिन्होंने केंद्र सरकार लाभार्थी तो मानती है, लेकिन उन्होंने अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन नहीं करवाया। मोदी सरकार को इस मामले पर चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार है। दूसरी ओर जिन 4.75 करोड़ किसानों का पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें सरकार दूसरी किस्त भेजने की तैयारी में जुट गई है। जी हाँ, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि देश में 12 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत खेती के लिए सालाना 6,000 रुपये दिए जाने हैं। इनमें से 4.25 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 2 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की पहली किस्त भी जा चुकी, लेकिन जिन 7.25 करोड़ किसानों का आचार संहिता से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनके खाते में अभी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। उनके रजिस्ट्रेशन का काम तो चलता रहेगा। हालांकि सरकार ने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी है। अगर परमिशन दे दी जाती है तो निश्चित तौर पर बाकी किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन अभी मामला पेंडिंग में है। अगर आपको इस योजना का फ़ायदा मिल गया है तो हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ, मुझे इस योजना का फ़ायदा मिल गया है, और नहीं मिला है तो भी हमें कमेंट में बताइएगा। अगली खबर जो आपके काफ़ी काम की है, जेएमएच न्यूज़ चैनल ऐसी काम खबर आपको प्रोवाइड कराता है ताकि आपको हर एक जानकारी हो सके, आपको हर एक अपडेट पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, बेल को दबाना, ताकि ऐसी अपडेट आपकी काम की खबरें आप तक पहुंच सके। हम आप जो भी खबर डालते हैं आपके पास सीधे मैसेज के थ्रू आ सके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, इस खबर को लाइक और शेयर करना है, ताकि आपके जो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनको इसका लाभ हो सके, वो भी इस न्यूज़ के माध्यम से फ़ायदा उठा सके। तो आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जेएमएच न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगली काम की खबर पर आपको गौर कराते हैं और बताते हैं। चलिए एक जो खबर आपको बता रहे हैं वो भी अच्छी है। रेलवे ने होली से पहले बदल दिया है तत्काल टिकट बुक करने का नियम। अब आपको बता देते हैं नया नियम क्या है। रंगों का त्यौहार होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। भारतीय रेलवे ने होली से पहले तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव किया। इस बदलाव से अब यात्रियों को तत्काल टिकट बुक कराना आसान हो जाएगा। IRCTC ने तत्काल टिकट बुकिंग की अवधि को कम कर दिया और इसमें कुछ बदलाव किए। IRCTC के मुताबिक ट्रेन के चलने की जगह से सफ़र के दिन को छोड़कर तत्काल टिकट बुकिंग की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ARP को 2 दिनों से घटाकर 1 दिन किया जा रहा है। अब ट्रेन के प्रस्थान करने की तारीख से 1 दिन पहले तत्काल ट्रेन बुकिंग किया जा सकता है, यानी ट्रेन का जो टिकट होगा उसको आप बुक कर सकते हैं। AC क्लास सेकंड, थर्ड और CC के लिए तत्काल टिकट विंडो सुबह 10 बजे खुलती, जबकि स्लीपर क्लास के लिए तत्काल विंडो 11 बजे खुलती है। IRCTC तत्काल टिकटों का एक PNR के में अधिकतम 4 यात्रियों के लिए बुक किया जा सकता है। भारतीय रेलवे महिला और सामान्य कोटा के साथ तत्काल कोटा और ट्रेन टिकट की अनुमति नहीं देता। साथ ही फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए टिकट बुक नहीं किए जा सकते। निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये जानकारी। और अगर आप भी होली में कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भी तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल ये जानकारी थी। अगर आपको पसंद आई तो निश्चित तौर पर इसको शेयर करिएगा। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि पैसा डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। जी हाँ,
लेकिन पैसा डबल करने के नाम पर कई कंपनियां खुल जाती है और आपकी मोटी रकम को वसूल कर भाग लेती है। लेकिन सरकार की एक योजना है, आखिर क्या योजना है पैसा डबल वाली, चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जान लेते हैं। किसान विकास पत्र एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जिसे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। इसे बॉन्ड की तरह प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जाता है। इस पर एक तयशुदा ब्याज राशि मिलती है। ब्याज दर समय समय पर सरकार संशोधित करती रहती है। इसे देश भर में फैले डाकघरों से खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया, वो किसान विकास पत्र है जो डाकघर से आप खरीद सकते हैं। मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2019 से इस पर ब्याज दर की राशि 7.7% कर दिया। इससे पहले इसकी राशि 7.3% थी, यानी 7.3% जो ब्याज मिलता था उसे बढ़ाकर 7.7% कर दिया है। इस सरकारी योजना में आपके पास जो नॉमिनेशन की भी सुविधा मौजूद होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसे देश के कुछ बैंकों से भी ऑनलाइन तरीके से खरीदा जा सकता है। अब आपको बता देते कितना निवेश करना होगा। किसान विकास पत्र में निवेश करने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, हालांकि आपका न्यूनतम निवेश 1000 रुपये होना ही चाहिए। आप 1000 रुपये के मल्टीपल में कितनी भी राशि निवेश कर सकते हैं, मतलब आप 1500 या 2500 या 3500 निवेश नहीं कर सकते। यहाँ निवेश 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे यानी इसी 1000 के क्रम में होगा। तो आप लोग अगर निवेश करना चाहते हैं, पैसे को ब्याज के माध्यम से डबल करना चाहते हो, निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार की ये योजना है, तो निश्चित तौर पर किसी कंपनी के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि कंपनियां जाल फैलाए हुए हैं, आपको 10%, 20%, 25% ब्याज के नाम पर ठग रही हैं। और फिर चिट फंड कंपनी होती है और आपकी मोटी रकम को जब करोड़ों की रकम हो जाती है तो लेकर रफ्फू चक्कर हो जाती है और आप परेशान रहते हैं कि किसी की लड़की बैठी है, किसी की बहन बैठी है, किसी की कुछ भी परेशानी है, कोई बीमार है, लेकिन कंपनियों वालों को क्या, वो तो अपनी मोटी रकम लेके भाग जाते हैं। फिर आप परेशान होते हैं, पुलिस को कंप्लेन कराते हैं। ऐसे हमारे पास कई मामले आए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई उनका सुराग नहीं लगा पाया। पुलिस भी इतनी लापरवाही हो गई है, इन चिट फंड कंपनी वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अगर आपके पास भी ऐसा ही मामला कोई आया है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये तो खबरें थी आपकी काफ़ी काम की जो हम लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी खबरें हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, GMH न्यूज़ को, और बेल को दबाइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। मैं नवनीत आपसे फिर मिलता हूँ। अलविदा, टेक केयर, गुड बाय।